दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित लेख मेडिकल डिजास्टर्स एंड द रोल ऑफ लॉ और डाउन टू अर्थ में छपी खबर कोविड-19 वैक्सीन फॉर ऑल डिकोडिंग ग्लोबल टेंडर्स बाय स्टेट्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। साल 2020 एक बेहद डरावना और दिल को दहला देने वाला साल। चीन से निकले कोरोना वायरस ने बीते साल दुनिया भर के देशों में जिस तरह की तबाही मचाई वह किसी से छिपी नहीं है। दुनिया भर में जहां कई लोग इस वायरस के चपेट में आए तो वहीं कईयों ने अपनों को भी खोया। भारत में भी इस वायरस का असर ठीक ठाक रहा है। कई लोग संक्रमित हुए तो कई लोग मौत के मुंह में चले गए। हालांकि 2020 के अंत यानी नवंबर दिसंबर तक आते आते हालात थोड़े सुधरने लगे थे और यही स्थिति कमोबेश साल 2021 की शुरुआत में भी रही। लेकिन मार्च आते आते भारत में कोरोना वायरस के आंकड़ों में अचानक से वृद्धि देखी जाने लगी। इस अप्रत्याशित वृद्धि का कारण भारत में पैर पसार चुका B.1.617 नामक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है। WHO की माने तो यह वेरिएंट दुनिया भर के लगभग 44 देशों में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, पोस्ट कोविड मरीजों में अब म्यूकोरमाइकोसिस नामक फंगल इन्फेक्शन के भी मामले देखे जा रहे हैं। इस इन्फेक्शन को आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस के रूप में जाना जाता है। इस दूसरी लहर में सबसे अधिक युवा वर्ग चपेट में आया है। पूरे देश में लोगों में हताहत जैसी स्थिति बनी हुई है। लोगों की इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी ऐसे तमाम मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मरीजों की जान तक चली जा रही है। ऐसे में डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स की भूमिका और कर्तव्यों पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सवाल उठता है, ऐसे कौन से कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस विकट स्थिति से निजात पाया जा सके। सवाल यह भी है कि ऐसी विकट परिस्थिति में कानून, कोर्ट्स और सरकारों की क्या कुछ भूमिका रह जाती है। इन सभी सवालों की पड़ताल करने से पहले जानना होगा कि भारत में मेडिकल डिजास्टर जैसे ये जो हालात पैदा हुए हैं आखिर ये है क्या। तो आइए सबसे पहले मेडिकल डिजास्टर को समझ लेते हैं। एक स्वास्थ्य आपदा यानी हेल्थ डिजास्टर को अक्सर एक चिकित्सा आपदा यानी मेडिकल डिजास्टर के रूप में इंगित किया जाता है। आपदा के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम मेडिकल डेफिनेशन के अनुसार एक ऐसी घटना जिसके परिणाम स्वरूप कैजुअलिटीज होती हैं और जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली प्रभावित होती है। एक हेल्थ डिजास्टर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रभावित होने का अनुमान लगाया जाता है, जबकि एक मेडिकल डिजास्टर को लोगों के स्वास्थ्य देखभाल अथवा स्वास्थ्य देखभाल में व्यवधान से जोड़कर देखा जाता है। यानी एक ऐसी घटना मेडिकल डिजास्टर कहलाती है जिसके परिणाम स्वरूप किसी समुदाय की समग्र स्वास्थ्य स्थिति में तेजी से अथवा धीरे धीरे गिरावट आती है और जिसका वह पर्याप्त रूप से सामना नहीं कर पाता है। अगर हम भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हैं तो पाएंगे कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भारत का चिकित्सा ढांचा तो जैसे चरमरा सा ही गया है। लोगों को अस्पताल में ना तो जगह मिल रही है, ना सही से इलाज हो पा रहा है। मरीजों को जरूरत पड़ने पर ना तो आईसीयू बेड मिल रहे हैं, ना जरूरी दवाइयां, ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। जहां देखो वहां लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश से बिहार तक गंगा नदी में शवों के सामने आने से जैसे हड़कंप ही मच गया हो। इन सब हालातों में नॉन कोरोना पेशेंट्स भी कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे नॉन कोरोना पेशेंट्स जिनकी कैजुअलिटी ज्यादा होती है और जिनकी हालत बेहद सीरियस होती है, उन्हें भी आईसीयू बेड अथवा ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ती है। चूंकि मौजूदा हालात में कोरोना मरीजों को ही आईसीयू बेड अथवा ऑक्सीजन बेड बमुश्किल मिल पा रहा है, ऐसे में नॉन कोरोना पेशेंट्स के लिए ये भी परिस्थितियां जानलेवा साबित हो सकती हैं। इन सभी हालातों ने भारत में मेडिकल डिजास्टर जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। इन सब के अलावा आए दिन समाचारों में खबर मिलती रहती है कि डॉक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ की लापरवाही अथवा मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से किसी मरीज की जान चली गई
या फिर मरीज की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। ऐसी घटनाओं के कारण समाज के सबसे प्रतिष्ठित पेशे पर से लोगों का भरोसा कम होने लगा है। ऐसे में हमें मेडिकल नेग्लिजेंस के आशय को समझना होगा। चिकित्सीय लापरवाही अथवा मेडिकल नेग्लिजेंस को एक चिकित्सक द्वारा रोगी के अनुचित और अकुशल उपचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें नर्स, चिकित्सक, सर्जन, फार्मासिस्ट अथवा अन्य किसी चिकित्सक द्वारा की गई लापरवाही शामिल है। मेडिकल नेग्लिजेंस से चिकित्सीय भ्रष्टाचार अथवा अनाचार या यूं कहें मेडिकल माल प्रैक्टिसेस उत्पन्न होता है। मरीज को ठीक से दवाइयां ना देना, गलत निदान, गलत ढंग से सर्जरी करना और अनावश्यक सर्जरी, एनेस्थीसिया देने में गड़बड़ी, बच्चे के जन्म अथवा प्रसव के दौरान गड़बड़ी, उचित चिकित्सीय सलाह ना देना, सर्जरी के बाद रोगी के शरीर में किसी भी तरह की वस्तु अथवा सर्जरी टूल को छोड़ना इत्यादि मेडिकल नेग्लिजेंस के कुछ उदाहरण है। कुसुम शर्मा एंड अदर्स बनाम बत्रा हॉस्पिटल, लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी बनाम त्र्यंबक बापू गोडबोले, एएस मित्तल एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी इत्यादि मेडिकल नेग्लिजेंस के कुछ प्रमुख मामले रहे हैं। ये मामले यही नहीं थमे। मौजूदा कोविड के दौर में भारत में मेडिकल नेग्लिजेंस में तमाम मामले देखे जा रहे हैं। बीते साल कोरोना के समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कोरोना जैसी आपदा को अवसर में बदलने जैसा एक वक्तव्य दिया था। लोगों ने इस बात के तरह तरह के मतलब निकाले और इसका उपयोग भी भांति भांति तरीके से किया। मेडिकल स्टाफ का एक महकमा जहां अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड मरीजों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है, तो वहीं दूसरा महकमा ऐसा है जो इस आपदा को अवसर में बदलने में लगा है, मुनाफाखोरी कर रहा है। दवाइयों, वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर की मुनाफाखोरी और दवाइयों आदि की मिलावट तो जैसे आम बात हो गई है। कोरोना मरीजों के लिए जरूरी वस्तुएं जैसे कोरोना की बेसिक दवाइयां, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, स्टीमर इत्यादि के दामों में दिन रात चौगुनी बढ़ोतरी देखी गई। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल्स की फीस इतनी बढ़ गई है कि वहां आम आदमी का इलाज करा पाना असंभव है। अगर किसी तरह मरीज भर्ती हो भी जाता है तो उससे इतने पैसे वसूले जाते हैं कि मरीज उस पैसे का कर्ज चुकाते चुकाते ही मर जाता है। देश में ऐसी नकारात्मक मानसिकता और भयावह रूप ना ले, इसके लिए चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने और रोगियों के अधिकाधिक इलाज करने के लिए तरह तरह के टूल्स एवं पद्धतियों का सहारा लेते रहना चाहिए। इनमें सबसे प्रचलित पद्धति है मेडिकल ट्राइएज। तो आइए अब मेडिकल ट्राइएज को समझ लेते हैं। मौजूदा समय में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हजारों की तादाद में मौतें हो रही हैं, मेडिकल रिसोर्सेज में निरंतर कमी आ रही है, ऑक्सीजन एवं दवाइयों की शॉर्टेज चल रही है, ऐसी स्थिति में एक ऐसी पद्धति को अपनाने की जरूरत है जिससे मेडिकल रिसोर्सेज की भी बचत हो सके और अधिक से अधिक लोगों की जान भी बचाई जा सके। मेडिकल ट्राइएज को इसके लिए कारगर माना जा रहा है। मेडिकल ट्राइएज को किस तरह उपयोग में लाया जाता है, इसे सरल शब्दों में समझते हैं। मान लिया किसी हॉस्पिटल में बेड्स की कुल संख्या 50 है और 500 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो इलाज कराने अथवा जरूरत पड़ने पर भर्ती होने के लिए उस हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। अब हॉस्पिटल के सामने यह दुविधा है कि इन 500 लोगों में से किसका इलाज किया जाए। ऐसे में हॉस्पिटल मेडिकल ट्राइएज का सहारा लेता है। इसमें पेशेंट्स की सीवियरिटी कंडीशन और उनके ठीक होने की संभावना को प्रमुखता से शामिल किया जाता है। साधारण तौर पर ट्राइएज को 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल और एडवांस्ड। साधारण ट्राइएज में पीड़ितों की 2 तरह से छंटनी की जाती है। पहले ऐसे लोग जिनकी हालत गंभीर नहीं होती और उन्हें तत्काल अस्पताल की जरूरत नहीं होती है। दूसरे ऐसे लोग जिनकी हालत बहुत गंभीर है और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल की जरूरत होती है। एडवांस ट्राइएज की स्थिति तब पैदा होती है जब या तो संसाधन कम हो या फिर मरीजों की संख्या बहुत अधिक हो। ऐसी स्थिति में एडवांस ट्राइएज अंतर्गत मरीजों को 5 रंगों की कैटेगरी में बांटा गया है, काला, लाल, पीला, हरा और सफेद। काले रंग की कैटेगरी में ऐसे रोगियों को रखा जाता है जिनकी सीवियरिटी कंडीशन बहुत खराब होती है और उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे रोगियों को पर्याप्त देखभाल और मेडिकल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। लाल रंग की कैटेगरी के अंतर्गत ऐसे मरीजों को रखा जाता है जिनको सबसे अधिक प्रायोरिटी देने की जरूरत होती है।
यदि ऐसे मरीजों को तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीले रंग की कैटेगरी में ऐसे रोगियों को रखा जाता है जिनको समस्या तो है और उन्हें मेडिकल रिसोर्सेज की जरूरत भी है, लेकिन उनकी हालत फिर भी स्टेबल होती है। ऐसे पेशेंट्स को लगातार मॉनिटर करते रहने की जरूरत होती है ताकि रोगी की हालत बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए। हरे रंग की कैटेगरी में ऐसे रोगियों को रखा जाता है जिन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत तो होती है, लेकिन इसे कुछ दिनों तक के लिए रोका जा सकता है। इसमें रोगी को बहुत अधिक दिक्कत नहीं आएगी। पांचवी और अंतिम सफेद रंग की कैटेगरी में ऐसे रोगियों को रखा जाता है जिन्हें डॉक्टरों की देखभाल और मेडिकल अटेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि पीले, हरे और सफेद कैटेगरी के रोगियों पर मेडिकल रिसोर्सेज अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि काले और लाल रंग की कैटेगरी के रोगियों को अधिक मेडिकल रिसोर्सेज, मेडिकल अटेंशन और डॉक्टरों की देखभाल की जरूरत होती है। मौजूदा कोरोना जैसी विकट परिस्थिति को देखते हुए भी कहा जा सकता है कि अगर हमारे पास सीमित संसाधन है, मेडिकल ट्रायज पद्धति को प्रयोग में लाते हुए अधिक से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज किया जा सकता है और उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। हालांकि तमाम पद्धतियां एवं टूल्स होने के बावजूद भी देश में चिकित्सा व्यवस्था दिन ब दिन बदतर हो रही है। ऐसी विकट स्थिति में कानून एवं अदालतों की भूमिका अहम हो जाती है। तो आइए फौरी नजर डालते हैं कानून एवं अदालतों की भूमिका की तरफ। चिकित्सा से जुड़ी आपदाओं के लिए कानून में महामारी अधिनियम 1897 का ही जिक्र प्रमुखता से किया जाता है। हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में तूफान, हिमस्खलन, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, आग, इमारत का ढहना और इसी तरह की घटनाएं केंद्र में है। इसमें आपदा शब्द को भी इन्हीं के अनुसार परिभाषित किया गया है। हालांकि कई बार इन कानूनों में असंगति देखी गई है। उदाहरण के तौर पर अगर महाराष्ट्र नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम 1949 को देखें तो इसमें नर्सिंग होम के नियमन और निरीक्षण का प्रावधान किया गया है। इस नर्सिंग होम में एक प्रसूति गृह अथवा एक सर्जिकल होम को शामिल किया जा सकता है। हालांकि यह एक पूर्ण अस्पताल नहीं हो सकता और चूंकि नर्सिंग होम एक आवासीय भवन के बीच स्थित हो सकते हैं, ऐसे में यह आदेश नहीं दिया जा सकता कि प्रत्येक नर्सिंग होम और प्रसूति गृह को कोविड मरीजों के लिए बेड की सुविधा करनी चाहिए। बावजूद इसके महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बड़े पैमाने पर नर्सिंग होम्स को कोविड अस्पतालों में परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसे में कोविड मरीजों का यहाँ जबरन भर्ती करना किसी आपदा को न्योता देने से कम नहीं हो सकता। ऐसे में कोर्ट्स की भूमिका अहम हो जाती है कि वे इन कानूनों में निहित असंगतियों को दूर करने का प्रयास करें ताकि इन कानूनों का उपयोग जनता के सर्वोत्तम हित के लिए किया जा सके। दूसरी तरफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की अनदेखी करके भारत में मौजूदा मेडिसिन शॉर्टेज से निजात नहीं पाया जा सकता। इस एक्ट में ड्रग शब्द को समावेशी तरीके से परिभाषित किया गया है। इसमें मनुष्यों के आंतरिक अथवा बाह्य उपयोग के लिए दवाएं और रोगों के निदान, उपचार, शमन अथवा रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार के पास ऐसी दवा के निर्माण, बिक्री अथवा वितरण को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना जारी करने का विवेकाधिकार होता है। केंद्र सरकार ऐसा तब कर सकती है जब वह आश्वस्त हो जाए कि ये दवाइयां महामारी या प्राकृतिक आपदाओं में किसी आपात स्थिति की जरूरतों को पूरा कर पाएंगी। वहीं मेडिकल ऑक्सीजन के लिए अदालतों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे विस्फोटक अधिनियम 1884 और गैस सिलेंडर नियम 2016 की परवाह किए बिना इसे उपलब्ध कराएं। गौरतलब है कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठनों के पास औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडर और अक्रिय गैसों मसलन नाइट्रोजन, आर्गन और हीलियम इत्यादि के सिलेंडरों को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में बदलने के लिए कुछ मानकों को निर्धारित करने की शक्ति होती है। यह बदलाव इसी शर्त पर किया जा सकता है कि यह ऑक्सीजन लाइसेंस प्राप्त संस्थानों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में ही निर्मित हो। चिकित्सीय देखरेख के बिना सिलेंडरों के लूज कैरेज और ऑक्सीजन के प्रशासन की अनुमति अदालतों द्वारा भी नहीं दी जा सकती है। इन सबके अतिरिक्त अदालतें सुनिश्चित करें कि मेडिकल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी सुरक्षित हो। साथ ही इसका ध्यान भी रखा जाए कि छोटे नर्सिंग होम में ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट स्थापित नहीं किए जाएं। इन सब के अलावा किसी भी देश की आपात स्थिति को सुधारने में वहां की सरकारों और संस्थाओं की भूमिका भी अहम हो जाती है।
तो आइए जानते हैं कि सरकार और अन्य संस्थाएं इस दिशा में क्या कुछ काम कर रही हैं। अपने अपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकारों ने अब तक यथोचित कदम उठाए हैं। कुछ राज्यों ने पार्शियल तो कुछ ने पूर्ण लॉकडाउन लगाए, जबकि कुछ ने नाइट कर्फ्यू से ही काम चलाया। भारत सरकार ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। सरकार के इन प्रयासों के बाद 3 कंपनियों, जिनमें से 2 विदेशी कंपनियां हैं और एक भारतीय कंपनी ने भारत सरकार को 3,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने पर सहमति जताई है। देश में कोविड वैक्सीन की कमी को देखते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी दूसरे देशों से वैक्सीन लेने हेतु ग्लोबल टेंडर निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली इत्यादि शामिल हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन लगाने के आदेश दे दिए हैं। इन सबके अतिरिक्त DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के आयु वर्ग में कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी। इस मंजूरी के बाद अब बच्चों को भी कोविड-19 का टीका लगाया जा सकेगा। इसके अलावा DCGI ने हाल फिलहाल में 2-deoxy-D-ग्लूकोज नामक एक एंटी कोविड ड्रग के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इन सबके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, जिसके पास आपदा प्रबंधन पर नीति बनाने और राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देने की शक्तियां होती हैं। ठीक इसी तरह विधानसभाओं वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य प्राधिकरण और एक राज्य कार्यकारी समिति होती है। राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। हालांकि दिल्ली के लिए उपराज्यपाल इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ये सभी प्राधिकरण किसी भी आपदा से निपटने की दिशा में अपना योगदान देते रहते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक देश के रूप में देश में आई किसी भी विपद समस्या से निपटने में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों की भूमिका अहम हो जाती है, जिसमें केंद्र सरकार को एक सूत्रधार के रूप में काम करना चाहिए। अब ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह। दरअसल चिकित्सा पेशे को एक महान पेशा माना गया है, क्योंकि यह जीवन को बचाने में मदद करता है। डॉक्टरों और अस्पतालों से मरीजों की उम्मीदें 2 गुना होती हैं। डॉक्टरों और अस्पतालों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ज्ञान और कौशल का भरपूर उपयोग कर मरीज को यथोचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करें। दूसरी बात यह है कि वे अथवा उनके कर्मचारी इलाज चिकित्सा के दौरान अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही अथवा अनदेखी ना बरतें, ताकि रोगी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। ऐसे में डॉक्टरों को चाहिए कि वे मेडिकल एथिक्स का भरपूर पालन करें। मेडिकल एथिक्स के अंतर्गत चिकित्सकों के चिकित्सा व्यवहार का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। एक चिकित्सक का परम कर्तव्य मानवता की सेवा होना चाहिए। धन अथवा पुरस्कार की चाह को किनारे रखते हुए उसे मरीज के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। किसी भी चिकित्सक को कानून में प्रतिबंधित कार्यों को करने से बचना चाहिए, मसलन जन्म से पहले भ्रूण लिंग का परीक्षण इत्यादि। कई बार देखा गया है कि चिकित्सक अधिक धन कमाने की चाह में मरीजों को अनावश्यक तरह तरह की जांच की सलाहें देते हैं। ऐसे में एक चिकित्सक को चाहिए कि वह रोगी के स्वास्थ्य हित को सर्वोपरि रखकर ही कोई सलाह दे, अनावश्यक सलाह देने से बचे। इसके अलावा एक चिकित्सक को महामारी और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए प्रशासन की यथासंभव मदद भी करनी चाहिए। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य निधि और संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकने की भी कोशिश करनी चाहिए। इन सब के अतिरिक्त शासन प्रशासन को भी चाहिए कि वे समय समय पर डोर टू डोर सर्वे और दवा किट के वितरण के काम को प्रभावी बनाएं। इससे रोगियों की समय पर जांच हो सकेगी और उन्हें प्राथमिक स्तर पर ही दवा तथा जरूरी उपचार मिल सकेगा। इस कदम से अधिक जानें बच पाएंगी। केंद्र को यहाँ ध्यान देना होगा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए टीके, ऑक्सीजन टैंकर, परीक्षण किट और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों को राज्यों में समान रूप से वितरित करने पर ध्यान केंद्रित करें। डॉक्टरों, चिकित्सकीय संस्थानों, शासन प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस आपदा से निपटने में सरकारों की मदद करें। लोगों की लापरवाही जहां कोरोना के मामलों को बढ़ाकर स्थिति को और बिगाड़ सकती है, वहीं लोगों की सजगता और सचेतता
कोरोना के मामले में गिरावट लाकर स्थिति को सुधार सकती है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। चिकित्सा आपदा से आप क्या समझते हैं? भारत में कोरोना की वजह से आई चिकित्सा आपदा से निपटने में मेडिकल ट्राइएज कितना लाभप्रद हो सकता है? व्याख्या कीजिए।